हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के संदर्भ में मात्रात्मक क्रांति के विषय में बात करेंगे। यह मात्रात्मक क्रांति क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में जो है साइंटिफिक अप्रोच का इसके द्वारा आगमन हुआ था। और क्रांति का मतलब आप जानते हैं कि यह जो होता है किसी भी समाज हो या विषय हो उसमें क्या आमूल चूल जब परिवर्तन आती है तब हम उसको क्रांति कहते हैं। तो आप भूगोल में अगर देखेंगे तो इसका जो मात्रात्मक क्रांति के थ्रू जो साइंटिफिक अप्रोच आए थे उसको हम लोग मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। तो दूसरी बात है कि यह है क्या? तो हमने आपको ज्योग्राफिकल थॉट के डुअलिज्म इन ज्योग्राफिकल थॉट में बताया था कि यह जो दो तरह का द्वैत आया था, मीन्स विचार आए थे ज्योग्राफी में। एक तो था क्या कि मेथड ऑफ स्टडी और दूसरा था कि सब्जेक्ट मैटर। तो आप देखेंगे कि यह मेथड ऑफ स्टडी मीन्स विधि तंत्र से जुड़ा हुआ है कि कैसे हम ज्योग्राफी को पढ़ें, और दूसरा होता है विषय वस्तु। यह विषय वस्तु पे आधारित नहीं है। अब ये कब आया था? तो यह जो आया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया था। इसका कारण क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप देखेंगे कि समाज में ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जो थॉट का डेवलपमेंट हुआ था। और भूगोल को अगर उस संदर्भ में देखेंगे तो भूगोल क्या था, एक वर्णनात्मक विषय के रूप में स्थापित था। और यह जो था अनुभव के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता था। तो इसके जो परिणाम थे उसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन था। तो अब मान्यता बहुत ज़्यादा इसको नहीं मिलती थी एक सब्जेक्ट के रूप में। तब क्या हुआ कि सारे जितने भी सामाजिक विज्ञान थे लगभग इसी तरह से अध्ययन हो रहा था सामाजिक विज्ञान का। तो उसमें क्या हुआ कि सबके जो अस्तित्व है उस पर ही संकट उत्पन्न हुआ। तब अब हम देखते हैं कि ये आया कैसे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1949 में विश्व सामाजिक विकास कांग्रेस का जो है सम्मेलन किया गया था। यह सम्मेलन जो था इसमें सम्मेलन जो किया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए की है उसके द्वारा किया गया था। इसमें दो चीज़ कही गई थी कि सबसे पहली बात कि अगर हम देखें जितने भी सामाजिक विज्ञान है उसमें देखेंगे कि विधि तंत्र जो है वह दोषपूर्ण है, यानी कि विधि तंत्र दोषपूर्ण है, विषय वस्तु में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज़ यह माना गया था, सबकी सहमति बनी थी कि हम मात्रात्मक क्रांति के द्वारा इसके विधि तंत्र के द्वारा जो सोशल साइंस है उसके परिणाम में और उसके उपयोगिता में मतलब महत्व में वृद्धि कर सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं और उसके परिणाम को साइंटिफिक बना सकते हैं। तब ये होता है कि जब भूगोल में अब हम आते हैं तो 1949 में चिप्स नाम के एक यूएसए के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने दिया था ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। इसमें एक अनुसंधान प्रपत्र मतलब उन्होंने प्रकाशित किया था जिसके द्वारा देखेंगे कि कोटि आकार नियम का उन्होंने उपयोग किया था। यह जो है स्पियर्समैन जो कि सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा जाने पहचाने थे उनके आधार पर इसका मतलब इसका उपयोग किया गया था। तब देखते हैं यहीं से जो है हमारे ज्योग्राफी में जो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का आगमन होता है। तो अगर हम प्रवृत्तियों के आधार पर देखें तो ये आगमन एक बार में नहीं आया था, यह स्टेजेस में आए थे। तो उसके स्टेजेस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 स्टेजेज में आए थे। सबसे पहला स्टेज जो था हमारा 50 से 58 के बीच था, दूसरा था 58 से 68 के बीच, फिर था 68 से 78 के बीच में आया था, फिर 78 से लेके अभी तक जो भी चल रहे हैं साइंटिफिक मेथड जो भी नए नए आ रहे हैं इसमें देखिए आया था। इन चरणों में देखेंगे कि प्रवृत्तियां जो है लगातार परिवर्तित होती रही हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पहला जो हमारा 50 से 58 में आया था उसमें 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। एक केंद्रीय मान का मापन, दूसरा विचलन मान का मापन और तीसरा जो था कि हम जो पहले आंकड़ों का उपयोग करते थे वो या तो सेकेंडरी आंकड़ों का प्रयोग करते थे या तो टर्शियरी का करते थे। लेकिन इसमें आप देखेंगे भूगोलवेत्ता द्वारा प्रथम प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का जो है संग्रहण किया गया। दूसरे में हम आते हैं तो सहसंबंध और रिग्रेशन विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। थर्ड में आते हैं तो मॉडल और सिद्धांत का विकास ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर फोर्थ में देखेंगे तो जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग यहाँ पे शुरू हो गए थे। तो इस तरह से देखेंगे प्रवृत्तियाँ जो है क्रमशः विकसित होती गई हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो फर्स्ट था उपयोगिता में उसमें क्या क्या मतलब उसमें क्या हमारे यहाँ जो इसका प्रयोग किया गया उससे जो है ज्योग्राफी में क्या अच्छा आया जिसके कारण इसकी जो है मान्यता में वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण का जो मैप हम बनाते हैं वो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से बनाया जाने लगा। इसमें जो है पहले हम द्वितीयक और तृतीयक आंकड़े उपयोग करते थे जिससे क्या था कि मतलब
उतना ज़्यादा इसको बहुत मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन प्राथमिक आंकड़े जो है बहुत साइंटिफिक होते हैं, तो इसके कारण जो है इसके महत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इसमें कार्य अगर देखेंगे तो नेल्सन एक जोग्राफर थे, उन्होंने यूएसए में जो है नगरों का जो है कैसे कारिक वर्गीकरण किया जाता है उसके आधार पर उन्होंने चरों को लिया था और उसके आधार पर उन्होंने कारिक वर्गीकरण किया था यूएसए के नगरों का। दूसरे में आते हैं तो आप देखेंगे कि दो तरह के चर होते हैं, जो एक्स होते हैं चर और दूसरा होता है वाई चर, मतलब मैं सेकंड स्टेज की बात कर रही हूँ। तो इसमें जो रिग्रेशन विधि का प्रयोग किया गया था, तो एक्स क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है और वाई उस पर निर्भर चर होता है। तो इसमें देखेंगे इस जो सह संबंध आधारित आंकड़ों का हम जो प्रयोग करते हैं तो उस पर क्या होता है कि परिणाम की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें देखेंगे एकरमैन थे, उन्होंने रिग्रेशन विधि के द्वारा स्कैटर्ड मैप बनाया कि मतलब जैसे वर्षा है और जैसे उस पर जो फसल आधारित है उसको स्कैटर्ड मैप के द्वारा दिखाया गया, तो काफ़ी साइंटिफिक था। फिर स्कॉट और मॉसर ने क्या किया था, यूके के कारिक वर्गीकरण, वही नगरों का कारिक वर्गीकरण किया था, लेकिन यूके का किया था। और इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा चर का उपयोग किया गया था, तो इसमें जो है साइंटिफिक जो है और ज़्यादा उसकी मान्यता बढ़ी थी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे चरण की। इसमें अगर देखेंगे दो जो भूगोलवेत्ता थे बहुत महत्वपूर्ण थे, शॉर्ले और हैगेट। इन्होंने लिखा था मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1969 में। मॉडल्स इन ज्योग्राफी मतलब कि मॉडल, जितने प्रकार के मॉडल बनाए गए थे। मॉडल क्या होता है कि एक जो हम सिद्धांत बनाते हैं उसको पहले तैयार करते हैं मॉडल के स्तर पे, उसके फिर उसका सिद्धांत बनता है। और किसी भी विषय में जो सिद्धांत होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बहुत साइंटिफिक होता है। तो ये यहाँ पे हुआ था। दूसरा था नीजे, इन्होंने दिया था एक सिद्धांत दिया था निकटतम पड़ोसी सांख्यिकी। ये बस्ती भूगोल का विषय है, जिसमें कि इन्होंने स्थानीयकरण के प्रवृत्तियों में परिवर्तन, मतलब कि जो किसी भी, आप जानते हैं कि भूगोल अध्ययन क्या करता है, किसी चीज़ का लोकेशन क्या है, तो उसके देखेंगे कि कहाँ कौन सा चर उसको प्रभावित कर रहा है, उसके स्थानीयकरण पर क्या क्या चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को नीजे ने बताया था। इससे क्या हुआ हमारा कि जो प्रदेश है और उसका जो नियोजन है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा सीमांकन अच्छे तरीके से करने लगे। और आप गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अगर देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण मॉडल का इसमें प्रयोग किया गया और यह जो है हमने जो प्रदेश है और जो नियोजन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भूगोलवेत्ताओं का मांग भी बढ़ा और भूगोलवेत्ता जो है इसमें कार्य करने लगे। यानी कि अब सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो साइंटिफिक अप्रोच होता है उसमें आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंकड़े अगर बहुत ज़्यादा आंकड़े हो जाते हैं तो जटिल हो जाता है। और इसको अगर हम देखेंगे एक सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो इसका थोड़ा सा प्रयोग कम होता है और जटिल से जटिल आंकड़ों का भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे मात्रात्मक क्रांति के द्वारा सामाजिक विज्ञान में, खास करके भूगोल में बहुत ज़्यादा इसका विकास शुरू हुआ और जिस सिद्धांत और मॉडल का इस पर विकास हुआ। अगर चौथे चरण में देखेंगे तो आप GIS, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी अधिक मात्रा में शुरू हो गया। यहाँ पे जो है प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से कम और प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा हो गया था। इससे क्या हुआ, जब हमारे पास आंकड़े, अब हमारे पास एक कंप्यूटर था जिसके द्वारा हम आंकड़ों का प्रोसेसिंग कर सकते थे, तो इससे क्या हुआ हमारी विश्वसनीयता, ये सारा खेल आप देखेंगे शुरू से अंत तक क्या था कि आप सामाजिक विज्ञान की विश्वसनीयता को कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पे विश्वसनीयता में अत्यधिक वृद्धि हुई और ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के रूप में, मतलब अंतर विषयक विषय के रूप में ये जो है एक डेवलप हुआ हमारा भूगोल। और ये नियोजन और विकास में ज्योग्राफी का बहुत योगदान हुआ, उसमें मांग बढ़ी। उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित देखेंगे, जैसे परिवहन में, सारे क्षेत्र में लगभग जो है हमारा ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ने लगा। तो फोर्थ स्टेज आते आते आप देखेंगे कि भूगोल की विश्वसनीयता में अत्यधिक वृद्धि हुई और जो है इसके ज्योग्राफर के मांग में, मतलब डिमांड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो अब इस संदर्भ में देखते हैं कि क्या जो है भूगोल में जो मात्रात्मक क्रांति आई थी, क्या ये पूरी तरह से आलोचनाओं से परे है या फिर इससे भी सवाल उठाया जाता है। तो सबसे पहले हम जब आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसका हमें दोनों पहलू देना होता है, उसका लाभ भी क्या हुआ और उसका जो है क्या नेगेटिव पक्ष है ये भी हमें बताना पड़ता है। तो सबसे पहले लाभ अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया कि सिद्धांत और मॉडल बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंकड़े थे, जो प्राइमरी स्तर के आंकड़े होते हैं, मतलब आप खुद जाके फील्ड में आप उसको मतलब सेलेक्ट करते हैं, जाके उसका सर्वे करते हैं। तो प्राइमरी स्तर पे जब हम आंकड़ों को लाते हैं तो इससे क्या होता है आपका कि काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण में सुविधा मिलती है और जो सब्जेक्ट होता है उसमें विश्वसनीयता बढ़ती है। तब हम देखते हैं कि इससे दूसरा क्या था कि बहुचर आधारित, बहुत सारे चरों को लेकर हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा कार्य के आधार पे, मतलब कार्य के आधार पे नगरों का वर्गीकरण किया। तो इससे भी बहुत ज़्यादा महत्व मिला इसका।
फिर मानचित्र की गुणवत्ता, क्योंकि भूगोल का मानचित्र एक महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, आप जीआईएस जब से आया, रिमोट सेंसिंग जब से आया, देखेंगे तो मैप जो है काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होने लगे। लेकिन इसके साथ साथ अब सवाल उठने लगा कि क्या यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि मात्रात्मक क्रांति के आधार पे हम पूरे भूगोल को जो है चला सकते हैं। तो यह सवाल आप देखेंगे कि 1970s में ही उठना शुरू हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं, मीन्स भूगोल क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, और इसमें अगर हमने गणित का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया तो लचीलापन खत्म हो जाता है, परिणाम बिल्कुल वो कठोर वाला होता है। तो इससे क्या होती है कि विश्वसनीयता अपने आप कम हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे डडले स्टाम्प बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफर थे, उन्होंने कहा था कि जो भूगोल है उसमें मानचित्र ही जो है सबसे सशक्त विधि तंत्र है। मीन्स मानचित्र खुद बोलते हैं, उनका यह कथन है कि मानचित्र खुद बोलते हैं, इसलिए हमें अलग से कोई गणितीय मॉडल लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखेंगे बेरी है, OHK स्पेट है, ये सब इनके अगेंस्ट हो गए, और इसी के कारण जो है इन्होंने कहा कि हमारा जो गणितीय मॉडल नहीं चाहिए ज्योग्राफी में, बल्कि हमें आचार परक, मतलब व्यावहारिक ज्ञान चाहिए ज्योग्राफी के लिए, बहुत कठोर नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि इसके बाद आता है, सारे आलोचनात्मक क्रांति आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि व्यावहारिक परक क्रांति, मतलब व्यावहारिक बिहेवियरल ज्योग्राफी, ये भी आप लोग को पढ़ना है। तो ये इसके बाद आया, बेरी इसको लाए थे, और ये जो है बहुत सारे आलोचना आए उसमें, मानव भूगोल आया, सब चीज़ मानवतावाद आया, सब जो है कल्याणकारी भूगोल, क्रांतिकारी भूगोल, सब आलोचनात्मक क्रांति के तहत ही आते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि आलोचनात्मक क्रांति का आगमन होता है, उसमें मुख्य रूप से तुआन है, प्रेड है, प्रीट है, ये सब भूगोलवेत्ताओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो क्या इस आधार पे हम मान लें कि मात्रात्मक क्रांति जो है बिल्कुल भूगोल के लिए उपयोगी नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मात्रात्मक क्रांति है उसकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है, और इसने क्या किया, भूगोल को एक बहुत ज़्यादा विश्वसनीय सब्जेक्ट के रूप में, यानी विषय के रूप में स्थापित किया है। तो अभी क्या ज़रूरत है, हमें जो आलोचनात्मक क्रांति है जिनके तहत सारे भूगोल आते हैं, दूसरा मात्रात्मक क्रांति जो है, दोनों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है, और भूगोल को एक अंतर विषयक जो विषय है उसके रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। यानी मात्रात्मक क्रांति की उपयोगिता अभी भी बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया था, और इसने साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया था। इसके साथ ही यह चैप्टर अभी खत्म करती हूँ। धन्यवाद।